ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बायो के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के आज कुछ ऐसा लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी तक हमारे स्टूडेंट्स क्लास में इन होने की रेशियो में भी 50% पॉसिबल है। ठीक है जी, तो कुछ यादें पुरानी आपको याद करवा दें। आपने हमने किया था काम क्या? आपके सामने स्क्रीन है हमारी, और इस स्क्रीन में हम आपको प्रीवियस जो स्क्रीन थी उस स्क्रीन की आपके सामने बात कर रहे हैं। ठीक है, जो लास्ट हमने आपको डिस्कस किया था। एवरीथिंग ओके है जी तमाम बच्चों की तरफ से? पार्टिसिपेंट कुछ कम है, मे बी के लाइट और नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ रही हों बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ उनकी एरियाज़ में। तो होप सो कि आप रिकॉर्डिंग को जल्द अज जल्द देख लेंगे और उसके बाद उस पर काम कर लेंगे। ठीक है जी, तो फिलहाल तो हम बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल मामले की तरफ नहीं है और बहुत इजी हमारे टॉपिक्स इस वक्त मौजूद हैं आपके साथ। जनाब जी, ये हमने बात कर ली थी। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए कि आपको प्रीवियसली याद रह जाए। बुक्स में आप अपने पेज 22 को ओपन करके रखिए ताकि हम आपको साथ ही कंसर्न करते रहें। हाँ जी, बुक्स ओपन है जी, बिल्कुल। तो आपके पास बुक में आपके पास होगा पेज नंबर 23 पर और 22 पर कार्बन से रिलेटेड बातें। कार्बन से रिलेटेड बातें यहाँ हमारी जो है वो एसएच कोई क्वेश्चन के रिलेशन बन सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हमें एज अ रीज़न यहाँ से कुछ नज़र नहीं आता। पेज नंबर 23 पर इम्पॉर्टेंट नोट लिखा है। वेल नोन है आप लोग इस नोट के मुतालिक 9 क्लास में और फिर अब फर्स्ट ईयर में भी केमिस्ट्री में आप बहुत डिटेल के साथ और बहुत अच्छी तरह से केमिकल बॉन्डिंग, उसकी टाइप्स वो स्टडी करेंगे। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ अपने कार्बन के हवाले से कि कार्बन के लिए केमिकल बॉन्डिंग बनाना बहुत ही ज़बरदस्त मामला है और बहुत ही खूबसूरती है इसकी बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग क्या होती है जी? बॉन्डिंग आपको याद है कि जी कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या गेन कर ले या शेयर कर ले तो उसे आप कहते हैं कि जी ये बॉन्डिंग बन रही है। अब वो बॉन्डिंग की टाइप्स अलग अलग हैं। हम यहाँ सिर्फ दो टाइप्स की डिस्कशन आपके सामने रखेंगे। एक कहलाता आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में ये कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया जाए या लूज कर दिया जाए। तो जो गेन करने वाला है डेफिनेटली उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए तो माइनस चार्ज उस पर ज़्यादा आ गया। जो लूज कर बैठा इलेक्ट्रॉन्स को तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो उसके नेगेटिव चार्ज कम हो गए और पॉजिटिव चार्ज उसके पास अदरवाइज के ज़्यादा हो गए। ठीक है जी। दूसरा ये होता है कि शेयरिंग कर ली जाए। तो शेयरिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स ना तो कंप्लीटली तौर पर लूज किए जाएं ना गेन किए जाएं और एक दूसरे को शेयर कर दिया। जस्ट लाइक जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हैं और आपके पास पेंसिल का कोई प्रॉब्लम आ गया है तो आपने अपने दोस्त से पेंसिल मांगी। अब उस बेचारे के पास भी एक ही पेंसिल है तो किया ये गया कि थोड़ी देर के लिए वो पेंसिल अपने पास काम करता है और फिर थोड़ी देर के लिए आपको देता है कि आप ही काम कर लें। तो ये आपकी शेयरिंग हो गई। और अगर आपने उससे पेंसिल को छीन ही लिया था तो ये आपने गेन कर ली थी पेंसिल।
और अगर उसने आपकी पेंसिल छीन ली तो उसने गेन कर लिया, आपने लूज कर लिया। ठीक है जी। तो ये बॉन्डिंग का बहुत डिटेल आप पढ़ेंगे, मैंने आपसे पहले कहा कि हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ आपको यहाँ लाना चाह रहे थे कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं शेल में, और हमारे एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल जो हमारा लास्ट शेल है, ये हमारे ब्लू कलर में आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। तो हमारे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 फर्स्ट शेल में, 4 इसके आउटर मोस्ट शेल में। आपको याद होगा कि हमारे कोई भी शेल कंप्लीट होने के लिए 1 के बाद, यानी 1 शेल नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है विद 2 एटम्स, और 2 नंबर शेल 3 4 5 6 कोई भी शेल हो, तो उसमें एटलीस्ट हमारा एटम ये चाहता है कि एटलीस्ट उसके पास 8 या 8 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके पास कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी वैलेंसी बन जाती है 4। वैलेंसी किसे कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं जनाब इन इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड बनाने के नंबर्स को। कितने नंबर बॉन्ड बना रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, कितनी जगह है, इजीली यूं कह लें, तो उसकी वैलेंसी कहलाती है। अब यहाँ पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो एटलीस्ट कितने, 4 ही इसको मोर देन 4 रिक्वायर्ड हैं हमारे इस सेकंड शेल को कंप्लीट करने के लिए। अब इसी वजह से ये किसी भी एटम के एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो तो उससे भी रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। अगर उसके कोई और अदर एटम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो ये उससे भी रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। अगर कोई 3 वाला है उससे भी, अगर कोई 4 वाला है उससे भी। तो इसीलिए हमारे इस कार्बन फैमिली के मेंबर्स की जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और लाइफ का जो मेन कंपोनेंट है वो कार्बन ही है, क्योंकि कार्बन से बनती है प्रोटीन, कार्बन से बनता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन से बनता है लिपिड्स। ठीक है जी। तो क्योंकि ये बॉन्ड बहुत अच्छे तरीके से बनाना जानता है। क्लियर जी यहाँ तक की बात? अब अपनी बुक में आप पेज नंबर 23 पर देख सकते हैं कार्बन के बॉन्ड बनाने की वैलेंसी आपको नजर आ रही है। मीथेन आपके सामने फर्स्ट CHHH यानी CH4 आपके सामने बनी। तो चारों साइड से एक एक हाइड्रोजन हमारे इस कार्बन के साथ अटैच है, तो उसने मीथेन बना दी। इसी तरह सेकंड स्ट्रक्चर में आपके लीनियर लिखा हुआ है, तो उसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन, C4H10। ठीक है जी। इसके अलावा नीचे आप आएंगे तो आपको ब्रांच्ड कार्बन की चेन नजर आ रही है। उसमें आप देख सकते हैं एक सेंट्रल कार्बन है और उसके चारों तरफ एक एक कार्बन मजीद अटैच हैं, और फिर हर कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन अटैच। ठीक है। तो ये हमारा ब्रांच भी बनाता है, ऐसे मॉलिक्यूल फॉर्म करता है कि वो ब्रांचिंग फॉर्म कर लें। इसीलिए हमारा कार्बन प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट के लार्जर मॉलिक्यूल, फैट्स, लिपिड के लार्जर मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है। फिर इसी तरह आप देखें फोर्थ वन में साइक्लिक आपको नजर आ रहा है। साइकिल में आपको नजर आता है कि 4 कार्बन अटैच डायरेक्टली विच ईच अदर, चारों के चारों कार्बन आपके साथ सामने नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ अटैच। ठीक है ना? तो ये साइकिल या साइक्लिक कंपाउंड बना दिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कार्बन बड़ा जबरदस्त है जी। ये हर टाइप के एलिमेंट्स को अपने साथ रिएक्शन कर सकता है, हर डिफरेंट टाइप के
कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, लॉन्ग चेन, स्मॉल चेन। इवन आप नीचे देख सकते हैं डबल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। जब इसे कोई अवेलेबिलिटी 6 कार्बन की सॉरी 6 हाइड्रोजन की थी, 2 कार्बन को, तो इसने उससे मिलकर और फॉर्म कर लिया C2H6। और जब इसे हाइड्रोजन कम मिले तो इसने 2 कार्बन ने आपस में ही एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो डबल बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है जी, ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप अपने कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप में नजर आएगा आपको। फिर आपने देखा जी, अगर और हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी कम हो गई तो 2 कार्बन ने एक एक हाइड्रोजन के साथ ज्वाइनिंग कर दी और हमारा जो सिंगल बॉन्ड था उसने ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जनाब, तो ये कार्बन की अवेलेबिलिटी और कार्बन की जो रिएक्टिविटी है, कार्बन की कंपाउंड बनाने की एबिलिटी है, ये ज़बरदस्त। इसी बेस पर हमारे कार्बन का कंपाउंड फॉर्म होता। अब हम चलते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज अपने 24 पर, आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो कि बेस करता है हमारे लाइफ का जो कंटेंट्स हैं केमिकल, उन पर, और वो है प्रोटीन। ठीक है जी, प्रोटीन को द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस विच मीन्स मॉलिक्यूल ऑफ फर्स्ट रैंक, इसीलिए इसको फर्स्ट रैंक का नाम दिया जाता है लाइफ में। द नेम प्रोटीन वाज सजेस्टेड बाय बर्ज़ेलस इन 1838। एमसीक्यूज के लिए आप लगा लीजिएगा इसका एयर नेम के साथ। नेक्स्ट में आप देखते हैं प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन, यूं भी कह सकते हैं आप, या यूं भी कह सकते हैं अमाइनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। मिलियंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स अमाइनो एसिड्स मिलकर पॉलीमर या प्रोटीन बनाते हैं, where specific amino acid link together in a definite manner to perform a particular function। अब ये मजे की बात है कि एक प्रोटीन हमारा बनने के लिए हर अमाइनो एसिड का आपस में जो लिंक बनेगा वो बहुत स्पेसिफाई होगा। आपको याद करवाते चलें कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, तमाम इंसानों के अंदर 99% प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं, लेकिन 1% और लेस देन 1% हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अलग अलग। उन्हीं बेस पर आप और हम सब एक दूसरे से अलग अलग, क्योंकि भाई डिफरेंस भी तो होगा ना। डिफरेंस कहाँ से होगा? आपके कोई ना कोई केमिकल्स हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करवा रहे होंगे किसी ना किसी वजह से। ठीक है ना, किसी ना किसी वजह से। प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एज एलिमेंट, बट समटाइम दे कंटेन फॉस्फोरस एंड सल्फर ऑल्सो। तो बेसिकली हमारे प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है, लेकिन एलिमेंट्स की कुछ और टाइप्स जो फॉस्फोरस और सल्फर हैं वो भी इसमें ऐड होती हैं डिफरेंट प्रोटीन्स की टाइप। ठीक है जी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन कंपाउंड, क्योंकि इसकी नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रोटीन या अमाइनो एसिड विदाउट नाइट्रोजन कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि अगर उसमें एटलीस्ट वन अमाइन ग्रुप होना लाजमी शर्त है, तभी वो अमाइनो एसिड होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन की लाजिम या इम्पोर्टेंस होने की वजह से हम इसे नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी कहते हैं।
ठीक है जनाब। ईच प्रोटीन हैज अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट गिव्स द यूनिक प्रॉपर्टीज टू मॉलिक्यूल। जैसे हमने आपसे पहले वो कहा कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स लिंक टुगेदर, इसी तरह से सीक्वेंसिंग बनती है अमाइनो एसिड्स की, और यही हमारे मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को डिफरेंट कर देते हैं एक दूसरे से। अभी हम आपको बताएंगे और बल्कि आपसे कहेंगे कि ज़रा बताइए क्या होगा, तो आप यकीनन उसमें थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएंगे कि क्या होगा। नंबर 7 जी, दे कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ अ सेल। आमतौर पर हमारा जो ड्राई वेट है सेल का, उसका 50% तक हमारी प्रोटीन होती है, डिफरेंट शक्ल में, डिफरेंट स्ट्रक्चर में। ठीक है जी। हाई टेम्परेचर और वेरियस केमिकल ट्रीटमेंट विल डीनेचर अ प्रोटीन, causing it to lose its conformation and ability to function। तो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो हमारी प्रोटीन डी नेचर हो जाती है। डी नेचर का मतलब है कि वो अब काम के काबिल नहीं बची। ठीक है। इफ द डीनेचर प्रोटीन रिमेन्स dissolved, it may renature when the environment is restored to normal। ये नेचर ने इसको प्रॉपर्टी दी है कि डी नेचर होने के बाद अगर हालात बेहतर हो जाए, इन्वायरमेंट अगर बेहतर हो जाए, तो ये दोबारा से रीस्टोर हो जाता है। सब प्रोटीन में तो ये सलाहियत हम यह कहते हैं कि नहीं होती, लेकिन जो मेजर और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं लाइफ के लिए, उनमें तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर चंद लम्हे के लिए फ्रीज हो गए तो सब कुछ फ्रीज हो गया, लेकिन अगर आपको फ्रीजिंग से दोबारा से टेम्परेचर नॉर्मल आपको प्रोवाइड किया गया तो आप दोबारा रीस्टोर हो जाएंगे। तो प्रोटीन भी रीस्टोर हुई होगी, तभी आप भी रीस्टोर हुए। वो प्रोटीन न सिर्फ खाने की है, बल्कि प्रोटीन से आपके इंजाइम बने हैं, प्रोटीन से आपके हार्मोन बने हैं, स्किन है आपकी, नेल्स हैं आपके, हेयर्स, इवन आपके, वो भी प्रोटीन। तो प्रोटीन पर अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन आपकी बॉडी में हर कंपोनेंट में मिलेगी। ठीक है जनाब। तो ये इंट्रो हमारा हुआ प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट में चलते हैं जी। प्रोटीन की सोर्स बहुत इजी है। सब जितने भी आपके फूड के कंपोनेंट हैं, उनकी मेन सोर्स तो एग और दूसरे नंबर पर है मिल्क। क्योंकि एग से फॉर्म होता है पूरा का पूरा एक चिक, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी की जो फॉर्मेशन है उसके लिए जितना कुछ उसको नीड है वो तमाम कंपोनेंट उसमें मौजूद है, इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मिल्क एक बेबी को परवान चढ़ाने के लिए बहुत तमाम कंपोनेंट रखता है। तो इसीलिए मेन सोर्स तो आपको हर जगह नॉर्मली जितने भी कंपोनेंट आप फूड के बात करेंगे ना, तो उसमें ये दो चीज़ें ज़रूर होंगी। अब हमारे पास मीट है, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन आपकी मीट में होती है, फिश के अंदर होती है, और तो ये हमारा जो मीट है ये डेफिनेटली मसल्स हमारे मौजूद हैं, और उन मसल्स की इम्पोर्टेंट हमारी प्रोटीन भी मौजूद है उसमें। फिश प्रोटीन से बहुत भरपूर, मिल्क तो मैंने आपको बता दिया। पल्स जो दालें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, प्रोटीन खाने के आपके इस्तेमाल में ज़रूर होना चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा कि आपके बाल, स्किन, नाखून, फीदर्स, स्केल्स और बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन ही से बनी।
ठीक है जी। प्रोटीन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन की बात करें अगर, तो प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमने अभी आपसे कहा कि डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कंबाइन होते हैं, देन फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स वेरीज फ्रॉम अ फ्यू टू 3000 और इवन मोर इन डिफरेंट। अब डिपेंड करता है प्रोटीन कौन सी बने, कैसी हो, उसी हिसाब से उसके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। कुछ 2-4 से भी बन सकती है और 3000 के मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड से मिलके बन सकती है। ठीक है जनाब। और these amino acids are linked together by specialized bond or linkage called peptide linkage। इसके ऊपर हम बात करेंगे भी आपसे थोड़ी देर में, और ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि हमारा जहाँ भी एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, या पॉलीपेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। बस एक्चुअल पेप्टाइड लिंकेज को याद रखेंगे, पेप्टाइड लिंकेज है ये। ठीक है। ईच प्रोटीन हैज अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट गिव द यूनिक प्रॉपर्टीज टू मॉलिक्यूल। बिल्कुल जी। तो ये बिल्कुल यूनिक बनेगी और एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस होगा और डिफरेंट प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है। अमाइनो एसिड एज आ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आर मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मोनोमर। These amino acids are linked together by specialized bond or linkage, peptide linkage. There are 20 basic amino acids found in protein of the living cell. अब ये लफ्ज आप जरा इम्पोर्टेंट है और अपने बार अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। आपकी बुक में भी हम आपको दिखा सकते हैं या वैसे भी कहीं आपको मिल जाएगा, पर आप याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए अपने पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं, और ये 20 अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक्ड बनाकर आपके अंदर एनिमल में थाउजेंड्स टाइप ऑफ प्रोटीन फॉर्म करते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है कि 20 टाइप की सिर्फ बेस हैं अमाइनो एसिड और उससे बने बहुत सारे। तो अभी आपको दिखाते हैं, कैलकुलेट कीजिएगा और फिर आप बस जाए कितने बन सकती हैं प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की बात करें जी, ईच अमाइनो एसिड कंटेन एटलीस्ट वन बेसिक अमाइन, एक कम से कम NH ग्रुप होना चाहिए, वन कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप, एक एटलीस्ट COOH ग्रुप होना चाहिए, अटैच टू सेम कार्बन कॉल्ड अल्फा कार्बन। और ये भी शर्त है कि ये NH2 और COOH भी एक ही कार्बन से अटैच हों, इसको कहेंगे अल्फा कार्बन। Two other groups are radical, R for radical, and H for hydrogen, are also attached to alpha carbon। अब चार में से दो वैलेंसी तो COOH के पास और NH2 के पास चले गई। जो दो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं वो रेडिकल, रेडिकल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और फोर्थ वन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो। तो ये जरूरी है, एटलीस्ट वन कार्बोक्सिलिक, एटलीस्ट वन अमाइन। समझ में आ गई बात? और फिर एक रेडिकल और हाइड्रोजन। अब अमाइन 2, 4, 5 या NH2 2, 4, 5 हो सकते हैं, मना नहीं। ठीक है। नेक्स्ट में हम आपको लेके चलते हैं जो लिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड और पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड है। इससे पहले आपको हम वापस लेकर आते हैं आपकी बुक की पेज नंबर 24 पर। बुक के पेज नंबर 24 जरा देख लीजिए एक नज़र। और इसमें मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड किस तरह से फॉर्म करते हैं थाउजेंड्स टाइप ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर आपको अमाइनो एसिड का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला बना हुआ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नजर आ रहा होगा।
ठीक है, जिसमें आपको मेंशन किया कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्फा कार्बन से अटैच है, NH2 अल्फा कार्बन से अटैच है, R अल्फा कार्बन से अटैच है और H अल्फा कार्बन से अटैच है। उसके नीचे आप देखिए तो आपको ग्लाइसिन, सीरिन, एलानिन, 3 अमाइनो एसिड के फॉर्मूले नजर आ रहे हैं। 2 मिनट आपके पास हैं, बल्कि 1 ही मिनट दे दूं मेरे ख्याल से। 1 मिनट आपके पास है और 1 मिनट में मुझे आप जरा बताएं, कौन बता सकता है कि इन ग्लाइसिन, सेरिन और एलानिन में क्या डिफरेंस है? कौन बोलेगा? या बोलने से मुराद है कि आप चैट पर राइट करेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर। ओके जी। जी, 2 आंसर आ गए और आंसर कितने आ रहे हैं जी? 3 आ गए जी। और देखते हैं जी, बस चंद सेकंड हैं। वेरी गुड जी। नाइस जनाब, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले आंसर पे हम बताते हैं। उन्होंने कहा हमें कि जी सर, हमारे पास जनाब ग्लाइसिन में 1 हाइड्रोजन है, सीरिन में 2 हाइड्रोजन है और एलानिन में 3 हाइड्रोजन है। ये थोड़ा सा मैं इसको राइट नहीं कहूँगा, आंसर को थोड़ा सा चेंज है। देखते हैं राइट आंसर क्या है। ग्लिसिन में रेडिकल ग्रुप H है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो फिर सीरिन में CH2OH है और एलानिन में सिर्फ CH3 है, ऐसे कहने भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट आपने लिखा कि सर एक में सिर्फ हाइड्रोजन है ग्लाइसिन में, सीरिन में रेडिकल ग्रुप CH2/3 इन्होंने लिखा है। एंड नेक्स्ट को आंसर है सीरीन में CH2OH है, एलानिन में CH3 है, सीरीन में रेडिकल ग्रुप CH2OH है। वेरी गुड जनाब, ये आपने थोड़ा सही बिल्कुल तो कह लेंगे इसको, ठीक है। और हम यूं कह लें, अगर केमिस्ट्री, जाहिर सी बात है अभी आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हैं और वेल एंड गुड कि आप बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, और कम से कम मुझसे तो अच्छी होगी, मैं तो बायोलॉजी वाला हूँ। तो आप थोड़ा सा ये देखें कि हाइड्रोजन है और एक ग्रुप जिसको हम CH2OH अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं वो लगा है, और एलानिन में मिथाइल ग्रुप लगा है यानी CH3 ग्रुप लगा। बाकी जो रिमेनिंग हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि 20 अमाइनो एसिड्स होंगे जिनमें ऐसा मामूली मामूली सा चेंज है। अब इसी बुक पर आप लिखिए ग्लाइसिन 100, ग्लाइसिन लिखिए जी 100, 100 जो होता है ना, 100 काउंटिंग में लिखते हैं 100, प्लस 1 सीरिन। ठीक है जी। नीचे उसके नेक्स्ट लिखिएगा 99 ग्लाइसिन प्लस 1 सीरिन। फिर उसके नेक्स्ट में लिखिएगा 98 ग्लाइसिन प्लस 1 सीरिन।
ये मैंने आपको नंबर लिखवाए हैं, ये नंबर आपको क्या बता रहे हैं? ये नंबर आपको क्या बता रहे हैं जी? जल्दी से बताइएगा जरा, इनका क्या मतलब? हाँ जी, आंसर नहीं आया? क्या कहा था कि क्या है ये जो मैंने नंबर आपको लिख कर दिए? आंसर नहीं आया भाई, कोई भी चैट पर नहीं आया, क्या बात है? हैं? अरे आंसर लिख दीजिए, तो बहुत आसान था। मैं लिखूं क्या? सबके नंबर्स अलग हो गए, प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे तो अलग हो गए। मतलब क्या हुआ? मतलब इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। आपने अगर सिरिन, एक मॉलिक्यूल सिरिन का है और 100 ग्लाइसिन के हैं, तो एक प्रोटीन टाइप बनी। 99 ग्लिसिन के मॉलिक्यूल हुए और एक सिरिन का मॉलिक्यूल हुआ, तो ये टाइप अलग होगी। हालांकि डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक, जस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लाइसिन। फिर उसमें मजीद अगर माइनस कर दिया आपने, 98 ग्लाइसिन कर दिया और वन सिरिन ही रहा, तो फिर एक ही मॉलिक्यूल का डिफरेंस है। मगर इन तीनों बनने वाली प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज अलग होंगी और कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। क्लियर? इसी वजह से जो हम आपको एग्जाम्पल कहना चाह रहे थे कि 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म थाउजेंड्स टाइप ऑफ प्रोटीन। तो इसी तरह 20 सिर्फ हमारी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जो आपकी हजारों किस्म की प्रोटीन फॉर्म कर देती है। ठीक है बेटा? चलें जी, अब आ जाएं हम जो लिंकेज की। आप अपने पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लिख लें। ये हमारा असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ आपको जो हम साथ में बुक में क्वेश्चन लिखवा देते हैं एज अ पेपर एग्जाम के, जो क्वेश्चन जिस तरह से आया करते हैं तो वो हम मेंशन करवा देते हैं। तो वही है, पेज नंबर 25 पर लिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड्स लिखा हुआ, इसके ऊपर ही आप लिख लीजिए। डिफाइन द define the peptide linkage bond. Define the peptide linkage bond in amino acid. In amino acid. Define the peptide linkage bond in amino acid. या और करके लिखिएगा। और what is peptide linkage? What is peptide linkage? Peptide linkage. Explain with example. Explain with example. और या फिर ये भी बोला जा सकता है आपको, और करके लिख लीजिएगा। हाउ पॉलीपेप्टाइड हाउ पॉलीपेप्टाइड चेन formed by amino acid.
how polypeptide chain formed by amino acid। ठीक है जी। ये सब क्वेश्चन जो है इनका आंसर आपका यही है। एग्जाम्पल आप चाहें तो आपकी बुक में बनी है, देख लीजिए पहले 25 पेज नंबर पर। इसमें वही सिंपल सा फॉर्मूला, सिंगल हमारा जो अमाइनो एसिड का फॉर्मूला वो दिया हुआ है आपको। एक अमाइनो एसिड दिया है, दो अमाइनो एसिड दिए हैं, 3 एंड 4 1। ठीक है, इनको एक लीनियर सरफेस पर दिखाया जा रहा है। और COOH का OH और NH2 का एक H, ये आपस में फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कर रहे हैं। OH COOH से और H हमारे CH2 से। तो ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बनाने पर हमारा नाइट्रोजन N और कार्बन जो COOH ग्रुप का था वो कार्बन नेक्ट हो जाता है और ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इस जगह पर बॉन्ड फॉर्म होता है। मेरी स्लाइड पे देखिएगा अब। द लिंकेज बिटवीन द हाइड्रोक्सिल group of carboxyl group of one amino acid and the hydrogen of amino group of another amino acid release H2O and C and N यानी कार्बन और नाइट्रोजन link to form a bond called peptide bond। ये अमाइनो एसिड है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला ओपन नहीं किया हुआ, सिंपल अमाइनो एसिड लिख दिया। और इसके एक साइड पर OH है, यहाँ H है। इसी तरह इसके H और OH, यहाँ ये पूरी लाइन में से OH और H आपस में रिएक्ट करता है और अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4 और सो ऑन, ये तमाम अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। ये 4 कार्बन की है, और सॉरी 4 अमाइनो एसिड्स, तो इसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर बेटा? तो इसीलिए हमने लास्ट में आपको एक और क्वेश्चन भी दिया, वो आंसर यही है, सेम है। सिर्फ आप यहाँ से एक लाइन ऐड कर देंगे। जैसे आपने कहा कि जी द, यहाँ तक आपने लिखा सेम एज इट इज, और आपने फिर एंड में कह दिया कि जी द मॉलिक्यूल फॉर्म ड्यू टू द पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। बस बात खत्म हो गई मेरी। एग्जाम्पल भी आपने वही दे दी। इसी तरह आपने एरो बनाकर पेप्टाइड लिंकेज कीजिए, ये पेप्टाइड लिंकेज है, ये पेप्टाइड लिंकेज है, ये पेप्टाइड लिंकेज है। अगर यहाँ आगे बॉन्ड बना रहे हैं एक और, तो वो भी पेप्टाइड लिंकेज। The sequence of amino acids acid in the peptide chain is specific for each protein and potentially capable of great diversity। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर आपने लिखनी है कि जनाब हमारे पास प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो बहुत ही यूनिक सीक्वेंस होती है और इसी की वजह से हमारे डिफरेंट जो प्रोटीन की डाइवर्सिटी है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं प्रोटीन की, वो आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमने आपके सामने रखा। ठीक है जी। नेक्स्ट में हम चलते हैं जनाब आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, ये चलें, अच्छा बाद में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ। पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें। सिंपल सा हमारे पास एक क्वेश्चन है और आपसे स्ट्रक्चर ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन पूछा जाता है। लॉन्ग में हम बात करेंगे, तो लॉन्ग अभी आपसे हम राइट डाउन करवाते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ लें जल्दी से, बहुत ईजी सा है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। देखिए जी, स्ट्रक्चर की बेस पर प्रोटीन की 4 टाइप हमारे सामने आती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर है अ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, लाइक इंसुलिन।
ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेन बिल्कुल लीनियर है, इसके अंदर सी सी डी प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड, ये जो बॉल बनी हुई छोटी छोटी कलर्ड में, ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, इसको आप सीधा कर दें तो ये लीनियर बन गया। एग्जाम्पल आपके पास इंसुलिन की। Secondary structure, when a polypeptide chain of amino acid becomes spiral coiled, this structure is called secondary structure of protein. Spirally coiled structure is also known as helix. तो ये हेलिक्स भी होता है, ठीक है जी। इसमें हमारे पास आपकी जो एग्जाम्पल है वो ये आपके बाल और स्पाइडर का वेब है। ये क्या है, ये इस तरह से, तो ये कॉइलेशन हो गई, ठीक है, कॉइल होता जा रहा है। टर्शरी में when secondary structure is found in three dimensions, this is referred to a tertiary structure. अब ये देखिए, ये टर्शरी है, तो ये जो इसमें आपको नजर आ रही है ये कॉइल है। तो ये कॉइल, एक कॉइल ये रही, एक कॉइल आपको पीछे नजर आ रही है, तो तीन चार कॉइल आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेती है। जैसे आप कहेंगे टर्शरी टाइप, लाइसोसोम्स, लाइसोजाइम्स आपका इसमें एग्जाम्पल्स। क्वार्टर, fourth type, it is the association of two or more polypeptide chain into larger size molecule. It is called quaternary structure. यहाँ देख सकते हैं आप ब्लू कलर में और रेड कलर में, तो ये डिफरेंट टाइप के कौन आपस में जमा हो गए, ये इस तरह के टर्शरी आपस में बॉन्ड बनाकर उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना। इसके अंदर सेकेंडरी मौजूद हैं, कॉइल्ड मौजूद हैं, फिर उन कॉइल्ड ने टर्शरी बनाया और टर्शरी ने आपस में मिलकर क्वार्टर बनाया, और इसीलिए आपको जो कॉम्प्लेक्स मिलता है इस तरह का, वो आपका हीमोग्लोबिन है। आपकी बुक में भी डायग्राम बनी है पेज नंबर 26 पे, ठीक है। तो वो थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट है और समझ में तो आपको शायद वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगी, लेकिन बस उसमें कलरेशन जो है वो ज़रा नहीं दिखाया हुआ, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको मैं ऐड कर दूं, वो ये कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं 26 पर जो फंक्शन ऑफ प्रोटीन की हेडिंग है उसके ऊपर आपके पास एक छोटी सी बात और लिखी है, यानी टाइप्स ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, द पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स में बी सिमिलर और डिसिमिलर। तो अब इसमें जो टर्शरी हमारा है वो रेड रेड हमने बना दिया, ब्लू ब्लू बना दिया, तो ये रेड रेड भी दो की जगह चार पाँच छः हो जाते हैं, तो सेम, या तो ये सिमिलर हो सकता है या फिर जिस तरह हमने बनाया रेड और ब्लू डिफरेंट हो सकता है। तो इसकी बेस पर दो टाइप बन गए, ठीक है ना। इफ दे हैव सिमिलर यूनिट कॉल्ड होमोजीनस। होमो माने सेम, जीनस माने जेनरिक, यानी कि उनकी क्वालिटी उनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो अगर ये रेड रेड मॉलिक्यूल सपोज हमारे कलर बेस पर हम बात कर रहे हैं, तो रेड कलर के ही सारे होते तो ये बन जाती होमोजीनस, ठीक है। और अगर वो सेम नहीं है तो वो बन गए हीट्रोजीनस। जैसे ये एग्जांपल है आपके सामने कि ब्लू कलर रेड कलर, ब्लू कलर रेड कलर, तो ये हो गया हीट्रोजीनस, ठीक है बेटा। सिंपल सा, बहुत इजी। आगे चलें तो ये बहुत ही, ये भी इजी है। जब आप प्रोटीन को पढ़ चुके हैं, प्रोटीन के बारे में बातें कर चुके हैं, प्रोटीन की टाइप देख चुके हैं, तो आपको फंक्शन लिखना आसान। सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है, बिल्डिंग मटेरियल। ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड आवर बॉडी मेड ऑफ प्रोटीन, आवर स्किन, नेल्स, हेयर, ऑल। बात आपको अंडरस्टैंड है, ये कर चुके हैं हम बात, तो इसलिए आपने वही इसको बिल्डिंग ब्लॉकर, तो आपने ये पॉइंट इसमें फंक्शन में लिख दिया। इंजाइम, हमने आपसे कहा था as enzyme protein vastly accelerate the rate of metabolic reaction। चैप्टर थर्ड में आप देखेंगे पूरा इंजाइम है और उसमें हम इंजाइम पर डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम पहले ही कह देंगे जब इंजाइम के करेक्टर को डिस्कस कर रहे होंगे, तो ये प्रोटीनियस इन नेचर, प्रोटीन से बना हुआ, ठीक है जनाब।
अच्छा जी, टू प्रोवाइड, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, बॉडी प्रोवाइड बॉडी डिफेंसिव मैकेनिज्म, क्योंकि एंटीबॉडीज, एंटीजन, फिब्रिन और ऑल प्रोटीन नेचर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज कॉजिंग जर्म्स। तो ये सारी एंटीबॉडीज, एंटीजेंस आपके पास, फिब्रिन जो हमने पहले भी एक बार जिक्र आपसे किया था, ये सब के सब दरअसल प्रोटीन नेचर के हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी को क्या करता है जी, सेव करने में मदद करता है। प्रोटीन एज हार्मोन, सारे हार्मोन as hormone regulate metabolic activity of the body and also bring about coordination in the function of various organ of the body। आपके कोऑर्डिनेट करते हैं हार्मोन्स, आपके रिलेशन बनाते हैं विद वन ऑर्गन टू अनदर, तो लिहाजा वो भी प्रोटीन से बने। मैकेनिकल सपोर्ट एज स्ट्रक्चर केबल्स, प्रोटीन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बोथ विद इन सेल एंड आउटसाइड देयर पेरीमीटर। सेल जब आप पढ़ेंगे चैप्टर नेक्स्ट 4 में, तो फिर आपको पता चलेगा कि जी वहाँ भी पूरा प्रोटीन का एक नेटवर्क मौजूद है, फिब्रिन फाइबर हैं और डिफरेंट टाइप के माइक्रो फाइबर्स, तो आपके सेल को भी सपोर्ट देता है और आउटसाइड ऑफ द सेल भी सपोर्टिंग। ब्लड क्लॉटिंग करता है, ब्लड कंटेन अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फिब्रिनोजेन विच हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। खून को जमाने में मदद देता है, लाइफ बचाता है। खून का जमना भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। Receptor and transporters, as membrane receptor and transporter protein determine what type of substance should enter or leave the cell। तो ये चूंकि हमारे सेल के सेल मेम्ब्रेन में इसकी एक खास क्वांटिटी होती है जो चेक कर रहा होता है एज अ रिसेप्टर, और हमारी प्रोटीन को सॉरी जो भी केमिकल बॉडी के सेल के अंदर जाना है या सेल से बाहर निकलना है उसको ही चेक कर रहा और इजाजत परमिशन देना, इसी का काम है। अभी कोविड चल रहा है, अगर आपने वो कोविड की वीडियो देखी हो तो आपको नजर आएगा कि वो हमारा जो वायरस है वो एक सेल के स्ट्रक्चर को पकड़ता है और फिर सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। क्या कर रहा है वो एक्चुअल हमारी रिसेप्टर्स को, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, उनको बेवकूफ बनाकर और सेल के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर जाकर सेल को डैमेज करता है। ठीक है। Contractility, the muscles fibers are protein in nature and help in the contraction of muscles। हमारे मसल्स जितने जितने फाइबर है मसल्स के, उनमें मायोग्लोबिन मौजूद होता है, ये प्रोटीन की टाइप है और ये ज़रूरी है आपकी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में, मसल्स को मदद देता है। इसी तरह आपने कहा कि जी हमारे प्रोटीन का हीमोग्लोबिन हमारा प्रोटीन है, तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो वो बात भी आप मतलब जितनी बातें भी आप प्रोटीन की चाहें दो चार और ऐड कर सकते, लेकिन ये बहुत है हमारे लिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है जी, ये तो हमारी बात हो गई प्रोटीन की। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि हम नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट लें। अच्छा जी, क्वेश्चन आपने कहाँ लिखना है? पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन लिख लीजिए आप, पेज नंबर किस पे लिखे, 24 पर लिखिएगा। चलें, पेज नंबर 24 पर लिखिए आप, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, describe the structure, peptide linkage and function of protein and function of protein। Describe the structure, linkage and function of protein। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जनाब, असाइनमेंट नहीं है। मैं वैसे ही एज आपको एग्जाम के हवाले से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, असाइनमेंट जब देना होगा वो मैं बता दूंगा। और पेज नंबर 26 पर सिंपली आपसे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की बात होती है। डिस्क्राइब या राइट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, राइट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। क्लियर जी?
यहाँ तक की बात है प्रोटीन की, तो जो कोई क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं प्रोटीन तक रिलेटेड वो आप पूछ लें, हम फिर आगे बढ़ें कार्बोहाइड्रेट की तरफ चलें। ठीक है जी।